हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो है प्रदूषण। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एंड मृदा प्रदूषण। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के होने के स्रोतों के बारे में हम बताएंगे कि ये कैसे होते हैं। सो गाइस, मृदा प्रदूषण होने के निम्न स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, फर्स्ट आप मान लीजिए रासायनिक खाद। रासायनिक खाद से मृदा प्रदूषण होते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से होते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है उससे मृदा प्रदूषण होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की वजह से भी मृदा प्रदूषित होते हैं। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण है, होने का सबसे बड़ा कारण है, वो है घरेलू कचरा। घरेलू कचरे से भी मृदा प्रदूषण होते हैं। खनन से भी होते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों द्वारा भी मृदा प्रदूषित होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के कई कारण होते हैं जिससे मृदा प्रदूषण होता है। आइए हम इसके दुष्प्रभाव के बारे में जानते हैं कि मृदा प्रदूषित होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सो गाइस, मृदा प्रदूषण से उत्पादन में कमी होती है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण से मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणु का विनाश हो जाता है जिससे फसल का उत्पादन घट जाता है। मृदा से जब बारिश का पानी गिरता है तो वो प्रदूषित पानी जल के विभिन्न स्रोतों को प्रदूषित करते हैं जिससे जलीय जीव एवं वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। एंड फ्रेंड्स, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है खाद्य श्रृंखला। मृदा प्रभाव से सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। किसानों द्वारा जो फसल उगाई जाती है, जो पेड़ पौधे हम लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, मृदा के दुष्प्रभाव की वजह से ठीक से फसलें नहीं हो पाती हैं, और जो होती भी हैं वो इतनी कीटनाशक होती हैं जो हमारे मानव के शरीर में जाती हैं और जो मानव के बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। आइए फ्रेंड्स, हम मृदा प्रदूषण एवं उसके सुधार के उपाय बताते हैं। इसके रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हम इसके बारे में बताते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का यूज़ करना चाहिए। फसल चक्रों को अपनाने से भी मृदा स्वस्थ एवं संतुलित रहती है। फसल काटने के बाद हमें खेतों में आग नहीं लगाना चाहिए, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। इससे मृदा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और प्रदूषित होती हैं। हमें गंदी नालियों का बहाव भी नहीं करना चाहिए अपने खेतों में। खेतों के कचरों का विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। और मित्रों, हम ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है प्लास्टिक और पॉलीथीन। ये ऐसे हैं, कांच हो गए, प्लास्टिक हो गए, पॉलीथीन हो गए, ये सब ऐसे हैं जो कि मृदा पर अपना इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो गाइस, इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एंड आइए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाभिकीय प्रदूषण है। अब हम नाभिकीय प्रदूषण के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में हम आपको विस्तार से वर्णन करते हैं। सो गाइस, हम पहले आपको इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे कि नाभिकीय प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, जिन्हें आप जानिए। नाभिकीय प्रदूषण से आँखों में जलन एवं दृष्टि दोष होता है। पराबैंगनी किरणें DNA, RNA एवं प्रोटीन्स को प्रभावित करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अमेरिका परमाणु बम बनाने वाला सबसे पहला देश था जिससे द्वारा निर्मित बम जापान एवं हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर गिराया गया था, जिसकी तबाही आज भी आप लोगों को सुनने को मिलती होगी मेरे फ्रेंड्स। तो इससे आज आपको पता है कि इसके नाभिकीय प्रभाव के प्रदूषण से हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके प्रभाव से फेफड़ों में उत्परिवर्तन भी होता है। इसका प्रभाव अगली कई पीढ़ियों तक दृष्टिगोचर हो सकता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। विकृत एवं विकलांग बच्चों का जन्म भी इसके प्रभाव से होना स्वाभाविक होता है मेरे मित्रों। आइए अब हम बात करते हैं नाभिकीय प्रदूषण के सुधार एवं उपाय के बारे में कि हम क्या करके इसे रोक सकते हैं और किस प्रकार इसमें सुधार ला सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले ये मुद्दा होना चाहिए कि हमें किसी भी स्थिति में परमाणु युद्ध की स्थिति नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा परमाणु नाभिकीय प्रदूषण का
कारण यही है। अगर परमाणु युद्ध होगा तो उसका प्रभाव हर देश, हर राज्य और हर क्षेत्र पर पड़ेगा। एंड रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग सिर्फ मानव हित के लिए होना चाहिए। और मित्रों, हम आपको बताते हैं कि परमाणु बमों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि परमाणु बम की स्थिति ना आए जिससे हमें युद्ध करना पड़े। एंड गाइस, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हमें एक्सरे अथवा सोनोग्राफी करवाना चाहिए, नहीं तो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारी बॉडी पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।